तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 270 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लिन फैंग अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है, सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है, जबकि सेकंड एनवी अपनी थंडर पावर को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। सेकंड एनवी कहता है कि ये लड़का यहाँ पर अपनी स्ट्राइक के साथ में थंडर को काट सकता है, तो चलो यहाँ पर इसको एक पावरफुल मूव दिखाते हैं। तो इसी के साथ सेकंड एनवी वहाँ पर अपने कोर स्पेशल मूव को यूज करता है, जिसका नाम लाइटनिंग थंडर होता है। अपनी लाइटनिंग थंडर को रिलीज करता है तो उसकी बॉडी के अंदर से और भी जबरदस्त थंडर इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। लिन फैंग पीछे की तरफ बढ़ता है क्योंकि वहाँ पर जो थंडर होती है वो उसके अटैक कर रही होती है। तो लिन फैंग कहता है का अटैक तो यहाँ पर चारों डायरेक्शन में है, तो मुझे यहाँ पर पहले अपने आप को बचाना होगा। तो इसी के साथ सेकंड एनवी वहाँ पर अल्ट्रा वायलेट थंडर को यूज करता है, जिसका एक और स्पेशल मूव होता है। अल्ट्रा वायलेट थंडर मूव बिल्कुल ऐसी लग रहा होता है जैसे कि फायर अटैक है। सामने की तरफ काफी सारी फायर अटैक्स की तरह वेव्स जो होती है वो निकल कर जा रही होती है और लिन फैंग के ऊपर जाकर गिरती है, तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। देखने वाले कहते हैं कि जो तो बहुत ही बुरा हुआ, लगता है कि लिन फैंग वहाँ पर हिट हुआ है। प्रिंस चैंग फेंग वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि लिन फैंग यहाँ पर अब बिल्कुल भी नहीं बचेगा, क्योंकि सेकंड एनवी का कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है। तो इसके थंडर अटैक की वजह से लिन फैंग तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, लिन फैंग मर चुका होगा। सेकंड एनवी वहाँ पर अपनी एनर्जी को डेसिपेट करता है और कहता है कि तुम इस मूव को तो बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर सकते थे, मुझे लगता है कि अब तक तुम मर चुके होगे। धुएं के अंदर से लिन फैंग बाहर निकलता है और उसे कहता है क्या ऐसी बात है। तो इस बार सेकंड एनवी काफी ज्यादा हैरान होता है। लिन फैंग निकलकर उसके सामने खड़ा होता है। प्रिंस चैंग फेंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। लिन फैंग ने वहाँ पर निकलकर अपने पास से बैनर निकाला होता है, वो अपने सन बैनर को यूज कर रहा होता है। सन बैनर जो कि हर एक चीज को ऑब्जर्व कर सकता है, वो उसकी थंडर पावर को भी ऑब्जर्व कर सकता है। तो लिन फैंग कहता है क्या मेरी बारी है। लिन फैंग अपने सन बैनर को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सेकंड एनवी से कहता है कि आ जाओ चलो देखते हैं कि और तुम क्या कर पाते हो, तुम कितनी बार मेरे अटैक से बचोगे। इस बार वो फिर से अल्ट्रा वायलेट थंडर को यूज करता है। जैसे वो अल्ट्रा वायलेट थंडर को यूज करता है, हमारा लिन फैंग उसके करीब पहुंचकर अपने बैनर को ऊपर की तरफ फेंक देता है ताकि ऊपर से आने वाली थंडर इलेक्ट्रिसिटी उसके बैनर के अंदर ऑब्जर्व हो जाए। तो मास्टर रू कहते हैं कि ये लड़का बैनर के साथ काफी अच्छा है, इसने बैनर को ऊपर की तरफ फेंका ताकि सेकंड एनवी की थंडर पावर्स में उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाए। मुझे लगता है कि लिन फैंग उसके करीब जाना चाहता ताकि उसके साथ क्लोज कॉम्बैट कर सके। मास्टर जाओ से कहते हैं सेकंड एनवी ने यहाँ पर अपनी थंडर पावर को दोबारा यूज किया, पावर्स के साथ अपनी फिस्ट के साथ उसने कंबाइन कर लिया। तो मुझे लगता है कि लिन फैंग के लिए ये काफी ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, लिन फैंग उसे नहीं हरा पाएगा। जबकि सेकंड एनवी वहाँ पर सोच रहा होता है कि लिन फैंग की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे साथ करीब आकर फाइट करने की, इसे क्या लगता है कि मेरे करीब आकर मुझसे फाइट कर पाएगा। तुम्हारा लिन फैंग अपनी तलवार लेकर उसके माथे के करीब पहुंच जाता है। जैसे उसकी तलवार उसके माथे के करीब पहुंचती है, सेकंड एनवी अपने दोनों हाथों को यूज करते हुए उसकी तलवार को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। तलवार को अपनी दोनों पाम्स के अंदर पकड़ लेता है और साथ ही अपनी थंडर पावर को रिलीज करता है। जैसे ही वो अपनी अल्ट्रा वायलेट सेलेस्टियल थंडर को रिलीज करता है तो वो तलवार जो होती है, जो उसके माथे के करीब पहुंची होती है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। लिन फैंग ने उस तलवार को वहाँ पर तोड़ दिया। उस तलवार के टूटने के साथ ही लिन फैंग वहीं पर अपने पंच में अपनी 3000 रोटेशन की पावर को यूज करता है। लिन फैंग जानबूझकर उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था ताकि जैसे उसके करीब पहुंचे वो उसे पंच मारे। तो लिन फैंग 3000 रोटेशन की पावर को यूज करते उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच, और इसी के साथ सेकंड एनवी वहीं पर मर जाता है, वहीं पर मरता है और उसी के साथ ही वो मर जाता है। देखने के बाद बाकी सभी लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, लिन फैंग ने सेकंड एनवी को सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच में मार दिया। हालांकि उसकी थंडर पावर के साथ उसके कपड़े फट गए, लेकिन फिर भी एनवी मर चुका है। लिन फैंग के पास जो फिजिकल स्ट्रेंथ है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लिन फैंग की स्ट्रेंथ वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की थी। इसने यहाँ पर किसी भी टेक्निक को यूज नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए सेकंड एनवी को मार डाला। तो लिन फैंग सेकंड एनवी को मारने के बाद अब वहाँ पर प्रिंस की तरफ देखता है और उसे कहता है कि प्रिंस चैंग फेंग अब तुम्हारी बारी है। तो प्रिंस चैंग फेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है लड़के बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। कि वहाँ पर मास्टर याओ सोच रहे होते हैं कि लिन फैंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ब्रेव भी है, लेकिन क्या इसे चेन फेंग के साथ फाइट करवानी चाहिए। चेन फेंग को इसके चैलेंज को रिफ्यूज कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों फाइट करेंगे दोनों में से एक ना तो जरूर मरेगा। चेन फेंग आगे बढ़ता और कहता है बात से बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि तुमने यहाँ पर हमारे सेकंड एनवी को भी मार दिया। मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। साथ ही वो से कहता है कि लिन फैंग लेकिन तुम्हारे पास जो स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ के साथ तुम्हें हमारे टियान फैंग को इस तरह से ह्यूमिलिएट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। ये यहाँ पर बिल्कुल ही एक फजूल की बात है, क्योंकि लिन फैंग ने ह्यूमिलिएट तो बिल्कुल भी नहीं किया। लिन फैंग ने टियान फैंग को कब ह्यूमिलिएट किया है। इसी के साथ ही चेंग फेंग वहाँ पर अपने टियान फैंग के बारे में बताना शुरू कर देता है, वो भी फालतू में ही। वो उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि हमारे कंट्री का नाम टियान फैंग कहाँ से निकला है। तो यहाँ पर हमारी कहानी स्टार्ट होती है टियान फैंग के नाम के लिए कि टियान फैंग का नाम कहाँ से निकला। तो आज से हजारों साल पहले, वो उसे कहता है आज से हजारों साल पहले हमारा टियान फैंग जो था एक वेस्ट वाइल्ड एरिया था, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट लैंड था, हर तरफ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स हुआ करते थे। सारे के सारे फ्रोशियस बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। इंसान और जो मॉन्स्टर्स थे वो सारे के सारे एक दूसरे से फाइट करते रहते थे। उनको हर वक्त मॉन्स्टर से मरने का भय लगा रहता था। तो उस वक्त टियान फैंग के ऊपर मॉन्स्टर्स का राज था। मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि उनका जो लीडर था नाम सेलेस्टियल विंड डीमन था। सेलेस्टियल विंड डीमन जो था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि वो जुन लेवल का मॉन्स्टर था। जुन लेवल के पहुंचने के बाद उसने अपनी टीम बनाई, वो मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता था। सेलेस्टियल विंड बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल था, इतना पावरफुल था कि वो विंड को कंट्रोल कर सकता था। वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स
मॉन्स्टर्स को तो कंट्रोल कर ही सकता था, लेकिन इसके साथ उसकी जो पावर्स थी वो उसे विंड को कंट्रोल करना अलाउ करती थी। विंड के साथ साथ वो पूरे के पूरे कंट्री की ठंडर को भी कंट्रोल कर सकता था। वो विंड की मदद से आसमान के बादल और उसके साथ साथ ठंडर को कंट्रोल कर सकता था, जिसकी वजह से इंसान हमेशा उससे बहुत ज्यादा डरते रहे हैं। आज से हजारों साल पहले ही वहाँ पर एक छोटा सा गाँव हुआ करता था। टियानफेंग के अंदर एक छोटा सा गाँव था। एक छोटे से गाँव में एक लड़का था जो कि सिर्फ 8 साल का था। 8 साल का लड़का जो कि अपने ऊपर एक फर पहनता और साथ ही अपनी बैग के ऊपर अपनी तीर कमान को उठाता और अपने घर से निकल जाता प्रैक्टिस करने के लिए। वो जंगल में प्रैक्टिस करने के लिए जाया करता था। एक दिन जब वो प्रैक्टिस करने के लिए गया अपना गाँव छोड़कर, लेकिन जब वो वापस आया तो उसके पेरेंट्स और उसके रिलेटिव सारे के सारे मॉन्स्टर के हाथों से मारे जा चुके थे। उस दिन उस लड़के ने अपने पेरेंट्स को दफनाने के बाद ये फैसला किया वो अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेगा, और उस दिन उस लड़के ने अपना नाम चूज किया। उस लड़के ने अपने आप को टियानफेंग का नाम दिया। जब वो लड़का 12 साल का हो गया, उस वक्त उसने बहुत सारे फेरोशियस बीस्ट को मारना शुरू कर दिया। जंगल में उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया अपने तीरों की मदद से। उसने अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट किया और वो स्ट्रॉन्ग बनता गया, इतना स्ट्रॉन्ग बनता गया कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता गया। उसके स्ट्रॉन्गनेस का सिलसिला शुरू हुआ था, वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जब वो 15 साल का हुआ तो उसने अपने तीर की मदद से एक पूरे के पूरे कबीले के लीडर को मार डाला। एक कबीले के लीडर को मारने के बाद उसने कबीले के ऊपर कब्जा कर लिया और उस कबीले का नया लीडर बन गया। और उसके बाद उसके पास टेरिटरी आ गई और साथ ही उसके पास लोग आ गए और उसने उस इलाके का नाम टियानफेंग रख दिया। जब वो 18 साल का हुआ तो उसने अपने ट्राइब को लिया और बाकी के सभी ट्राइब्स के ऊपर अटैक करने के लिए निकल पड़ा। उसने बाकी के सभी ट्राइब्स के ऊपर अटैक किया ताकि वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर सके, अपने पास लोगों को ऐड कर सके। उसने बहुत सारे ट्राइब हेड्स को मार दिया और उनको मारने के बाद उनकी टेरिटरीज के ऊपर कब्जा किया और उनके लोगों को अपनी आर्मी में शामिल कर दिया। उसके बाद उसकी आर्मी जब बढ़ गई तो उसने और ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारना शुरू किया, क्योंकि असल में वो मॉन्स्टर्स को ही मारना चाहता था। वो लड़का 25 साल का हुआ उस वक्त था। उस लड़के ने जहाँ पर बहुत सारे फेरोशियस बीस्ट को मार दिया था। टियानफेंग में बहुत सारे मॉन्स्टर्स है जिनको उस लड़के ने मार दिया हुआ था अपनी आर्मी की मदद से। और फाइनली सेलेस्टियल विंड बीस्ट को इस बारे में पता चला कि टियानफेंग में कोई बहुत ही पावरफुल आया है, तो वो उस लड़के को मारने के लिए जहाँ पर चला आया। दोनों में फाइट हुई। उस दिन बहुत सारे लोग मरे थे, टियानफेंग के बहुत सारे लोग मारे गए, साथ साथ टियानफेंग भी गायब हो गया। टियानफेंग के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर चला गया। जैसे उसकी जो आर्मी थी उस सारी आर्मी ने इन मॉन्स्टर्स के सामने अपने हथियार डाल दिए और मॉन्स्टर्स के सामने अपने आप को गुलाम बनवा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि टियानफेंग चला गया। टियानफेंग के चले जाने के बाद उन लोगों के पास हिम्मत नहीं थी। हालांकि टियानफेंग जा चुका था, टियानफेंग के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन इसके बावजूद भी सभी लोग जो कि उसकी इज्जत करते थे वो अभी भी उसकी इज्जत करते हैं। वो उसे अपने गार्ड मानते थे कि वो गार्ड जो उनको मॉन्स्टर से आजाद करवाने के लिए आया था, मॉन्स्टर से बचाने के लिए आया था। लेकिन उसके 18 साल के बाद टियानफेंग दोबारा से अराइज हुआ। टियानफेंग दोबारा से कहीं से निकल कर आ गया। इस बार उसने अपने साथ अपनी आर्मी भी तैयार की हुई थी। वो कहीं और से अपनी आर्मी लेकर आया। जब वो वापस आया तो टियानफेंग में वो सभी लोग जो कि अब गुलाम बन चुके थे मॉन्स्टर्स के, सभी लोग भी दोबारा से अपने वेपन उठाकर फाइट करने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि टियानफेंग का नाम ही काफी था उन सभी लोगों को दोबारा इकट्ठा करने के लिए। और उसके बाद टियानफेंग की आर्मी ने मिलकर वहां पर बहुत सारे फेरोशियस बीस्ट को मार दिया। तो ये बैटल एक ऐसी बैटल थी जो कि ह्यूमंस और फेरोशियस बीस्ट के दरमियान थी। दोनों की बैटल बहुत ज्यादा जबरदस्त हुई और बहुत सारे दोनों साइड्स के ऊपर से बहुत सारे लोग मारे गए। उसके बाद फाइनली फिर से सेलेस्टियल विंड बीस्ट वहां पर आया उस लड़की को मारने के लिए, टियानफेंग को मारने के लिए, और दोनों की फाइट हुई। दोनों की आपस में फाइट सुबह से लेकर शाम तक चलती रही। काम खत्म होने तक दोनों बुरी हालत में थे और इसके साथ ही टियानफेंग ने सेलेस्टियल विंड बीस्ट को मार दिया। सेलेस्टियल विंड बीस्ट को मारने के बाद उसने उसका सर काटा और साथ ही उसके खून को पी लिया। टियानफेंग ने जब वो सेलेस्टियल विंड बीस्ट को मारा और उसके ब्लड को पी लिया तो उसके ब्लड को पीने की वजह से टियानफेंग को वहां पर बहुत ही स्पेशल पावर्स मिली, जो कि ब्लड लाइन की पावर्स थी, यानी कि वो बीस्ट सेलेस्टियल विंड बीस्ट की ब्लड लाइन की पावर्स थी। टियानफेंग ने वहां पर जितने भी लोग गुलाम बन चुके थे उन सभी लोगों को आजाद करवाया। उसके बाद पूरे के पूरे कंट्री को टियानफेंग के नाम से उसने यूनिफाई किया और वो टियानफेंग का नया किंग बन गया। और उसके बाद पूरे कंट्री का नाम टियानफेंग रख दिया गया। यहाँ से हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और प्रिंस चैंगफेंग जो होता है लिनफेंग से कहता है, तो जब टियानफेंग ने उस ब्लड को पिया, उस मॉन्स्टर के ब्लड को, तो उसकी बॉडी के अंदर वो ब्लड चला गया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर म्यूटेशन हुई और उसकी बॉडी के अंदर ब्लड स्पिरिट आ गई, जो कि ब्लड जो रॉयल फैमिली से आगे की तरफ बढ़ता आया। तो हजारों साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी वो ब्लड जो है वो फैमिली में आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्योंकि मैं रॉयल फैमिली का एक मेंबर हूं, तो इसका मतलब यह है कि वो सेलेस्टियल विंड बीस्ट का ब्लड इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर भी है। वो स्पेशल ब्लड स्पिरिट जो है वो मेरे पास भी है। इसी के साथ ही वो अपनी स्पेशल ब्लड स्पिरिट को रिलीज करता है। जैसे ही वो अपनी स्पेशल ब्लड स्पिरिट को रिलीज करता है, उसकी पावर्स वाकई में बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली सेकंड प्रिंस। वो कहता है लड़के के पास तो ब्लड स्पिरिट है। लिनफेंग के लिए ये बात वाकई में डरने लायक है कि इस लड़के के पास काफी ज्यादा स्पेशल स्ट्रेंथ है। जबकि मास्टर जाओ भी वहां पर सोच रहे होते हैं इस लड़के ने अपनी ब्लड स्पिरिट को बहुत ही अच्छे से छुपा कर रखा हुआ था। असल में ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। चैंगफेंग लिनफेंग से कहता है, तो लिनफेंग तुम अब इस बारे में क्या सोच रहे हो? क्या तुम यहाँ पर से डर कर भागना चाहते हो? क्योंकि यहाँ पर से भागने का कोई ऑप्शन है ही नहीं, तुम्हें फाइट करना ही पड़ेगी। यहाँ पर हमारी एपिसोड 270 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।